नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार पुनः फिर से स्वागत है सर विद्या जीके जीएस भागलपुर और खान सर के पॉकेट जीके सीरीज में। साथियों, पिछले वीडियो में आपने कहां तक कवर किया था, किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अन्यथा हम आपको बताते हैं कि हमने जो है क्षेत्रों में जो है ऐतिहासिक परिवर्तन को देखा था पिछले क्लास में कि किस तरह से हमारा देश जो है कैसे आगे बढ़ा और किस तरह से यहाँ तक पहुँचे। अब आइए साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नियोजन के आधार पर। ठीक है, नियोजन के आधार पर जो क्षेत्र होता है उसको देखेंगे। तो नियोजन के आधार पर साथियों क्षेत्र होता है आपका दो टाइप से। कितने टाइप से होता है? दो टाइप से होता है। पहला होता है संगठित क्षेत्र और दूसरे की बात करें तो साथियों आपका होता है असंगठित क्षेत्र। याद रखिएगा साथियों, पहले जो है संगठित क्षेत्र एक होता है, दूसरे नंबर की बात करें तो असंगठित क्षेत्र होता है। संगठित का मतलब कुछ समझ रहे हैं? संगठित, ठीक है, संगठन के हिसाब से बना क्षेत्र, यानी कि कहने का सेंस क्या हो गया साथियों, इस क्षेत्र में उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं। क्या साथियों? इस आधार पर जो हम इसको दो भाग में करते हैं, लेकिन संगठित क्षेत्र में जो है इस संगठित क्षेत्र के अंतर्गत उद्यम अथवा जो कार्य स्थान आते हैं, जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। क्या साथियों? रोजगार जो इसमें आपको डेली मिलेगा, नियमित रूप से मिलेगा, तथा सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, राष्ट्रीयकरण होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीयकृत मतलब रेलवे वगैरह वगैरह सब हो गया, मतलब सरकारी नौकरी अभी बोले तो फिलहाल, ठीक है, अपने देश के लिए पंजीकृत होते हैं। इन्हें जो है सरकारी नियम एवं विनियमों का पालन करना होता है। इनकी जो है एक निश्चित कार्य विधि एवं प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसी कारण से संगठित क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को जो है निम्न लाभ प्राप्त होता है। कैसा लाभ होता है? निम्न लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए क्या क्या और शर्त है। नियमित एवं सुरक्षित रोजगार होता है। दूसरा क्या? निश्चित वेतन एवं पेंशन दिया जाता है। सेवन, ठीक है, स्ववेतन की बात करें, स्ववेतन छुट्टी मिलता है। ठीक है, भविष्य निधि जो है सेवा अनुदान आदि मिलता है। चिकित्सा लाभ एवं उचित जो है कार्य पर्यावरण मिलता है। यह सब क्या है? संगठित क्षेत्र का उदाहरण। क्या साथियों? संगठित क्षेत्र में ऐसे सब जो आपको जो है सुविधा दी जाती है। अब आइए असंगठित क्षेत्र में क्या क्या होते हैं। तो असंगठित क्षेत्र में साथियों होता है कि यह छोटी से छोटी तथा बिखरी इकाइयों को अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। कैसा होता है? सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। ठीक है, कैसा बाहर होता है? सरकारी से उसको मतलब नहीं, ठीक है, और बाहर होती है से निर्मित होता है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को कम वेतन एवं निम्न सुविधा, और वेतन भी बहुत कम, ठीक है, और निम्न सुविधा देती है। यह रोजगार सुरक्षित नहीं होता। कैसा? तो कोई सुरक्षित नहीं, कहीं भगा देगा, कोई अता पता नहीं। ठीक है, श्रमिकों को बिना वजह कभी भी हटाया जा सकता है। यहाँ पर मन होगा कि अब तुम कल से नहीं आएगा तो कल से तुम नहीं आएगा। इसको क्या बोलते हैं? असंगठित क्षेत्र बोलते हैं। क्या साथियों? इसको असंगठित क्षेत्र, इसमें जो है कोई संगठन नहीं। और ये ऊपर वाला जो आपने पढ़ा संगठित, इसमें एक तरह से कहा है सरकारी नौकरी भाइयों। क्या? सरकारी नौकरी। अब आइए अगले टॉपिक चलता है हमारा स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर साथियों जो होता है आपका, देखिए, एक सार्वजनिक होता है, दूसरा क्या होता है? निजीकरण। सार्वजनिक, इसमें अधिकांश जो है पर संपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। कैसा होता है? ये जो संपत्ति चारों तरफ देखते हैं, परिसंपत्ति, इस पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है, और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। ठीक है, जैसे रेलवे हो गया। इस क्षेत्र का ध्येय लाभ कमाना नहीं होता है। इस क्षेत्र का क्या हो गया? मतलब जो है लाभ कमाना नहीं, ये समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बल दिया जाता है। ठीक है, रेलवे तथा डाकघर इसका प्रमुख उदाहरण। क्या हो गया आपका? रेलवे और डाकघर इसका प्रमुख उदाहरण हो जाता है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करता है। किस में कार्य करता है? सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करता है। अब आगे बात करते हैं साथियों आपका निजी क्षेत्र। क्या होता है? निजी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र जिसको बोलते हैं। तो प्राइवेट निजी क्षेत्र की बात करें तो इसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण की जिम्मेदारी जो है एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों होती है। ठीक है, कोई कंपनी काम करवाएगा आपको या फिर कोई एक व्यक्ति। ठीक है, इस क्षेत्र के मुख्य लाभ, ठीक है, लाभ कमाना। और टाटा अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका प्रमुख उदाहरण। टाटा देखिएगा एकदम, रिलायंस सब देखिएगा, कोई मतलब नहीं, साधु सन्यासी किसी को नहीं छोड़ता है। सबसे जो है ना 399 रिचार्ज मारेगा, 399, ठीक है, 999, कोई मतलब नहीं इसको साथियों। कौन गरीब है कौन अमीर है कोई मतलब नहीं, इसको सिर्फ लाभ कमाना है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर, मतलब निजी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं निजी क्षेत्र बोलते हैं। अब आइए व्यावसायिक क्रिया क्या होता है, व्यावसायिक चक्र क्या होता है। तो इसमें साथियों इसको पहले साफ करते हैं। ठीक है, व्यावसायिक चक्र क्या होता है? तो आर्थिक क्रियाओं के अकाल, ठीक है, अल्पकालीन संकुचन और विस्तार को व्यावसायिक चक्र कहते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप में जो है अल्पकालीन कुछ समय में संकुचन या फिर जो विस्तार जो होता है, इस चक्र को क्या बोलते हैं?
तो इस चक्र को व्यवसाय चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यवसाय चक्र बोलते हैं। समांतर व्यवस्था किसको कहते हैं? तो इसको समझते हैं। तो समांतर व्यवस्था वह व्यवस्था है जो काले धन व बिना किसी हिसाब किताब के धन पर आधारित है। ठीक है, काला धन हो गया वह बिना किसी हिसाब किताब के धन जो है आधारित है। ठीक है, कर वचन से जो है जमा किए गए धन को समांतर, ठीक है, कर वचन वंचन से, कर वंचन से मतलब जो है बिना टैक्स का जो है जमा करता है धन, इसको बोलते हैं समांतर। धन को समांतर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समांतर अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए भारत सरकार जो क्या करता है? नोटबंदी करता है। ठीक है, नोटबंदी करता है। क्या करता है? नोटबंदी करता है। मोदी आया, भाषण दे गया, भाइयों बहनों आज से जो है ना 500 पुरनका और हजरिया क्या होगा? बंद हो जाएगा। क्या होगा? नया 500 चालू होगा। तो इस तरह से क्या होता है? इसको बोलते हैं समांतर अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं इसको? समांतर अर्थव्यवस्था। ये नोटबंदी सब किस लिए करता है? तो काला धन बाहर निकल जाए। क्या हो जाए? काला धन बाहर निकल जाए। जो पैसा जो है सड़ा गला रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, उसका टैक्स दे रहा है। ठीक है, अब आइए उपभोक्ता एवं उसके अधिकार को देखते हैं। क्या देखेंगे? उपभोक्ता और उसके अधिकार को देखते हैं। चलिए, एक वर्ग जिसका संबंध वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति व उत्पादन से होता है। क्या? एक वर्ग मतलब जो कहा जाए, एक वर्ग का मतलब यहाँ वर्ग नहीं साथियों, ये वर्ग नहीं, मतलब वर्ग में समुदाय, वर्ग का मतलब समुदाय, जिसका संबंध वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति व उत्पादन में, ठीक है, कोई उत्पादन कर रहा है, कोई इसको पूर्ति कर रहा है, ठीक है, होता है, जिसे उत्पादक कहते हैं। ठीक है, जो उत्पादन कर रहा है उसको उत्पादक कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या का एक भाग वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग करता है। एक भाग क्या करता है? उपभोग करता है, जिसे उपभोक्ता कहते हैं। जो उत्पादन करता है उसको उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की वस्तु एवं सेवाओं के लिए बाजार, व्यापारी, उत्पाद के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क में आता है। इस प्रकार व्यक्ति कीमत देकर वस्तु अथवा सेवा का जो है प्रत्यक्ष या फिर अंतिम उपभोक्ता करता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? उपभोक्ता। पैसा कौड़ी देकर जो आप जो मतलब अंतिम रूप से वस्तु खरीदे वो क्या बोलता है? उसको उपभोक्ता बोलते हैं। अब आइए, उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका में उपभोक्ता अधिकार नियम 15 मार्च 1963 को लागू किया गया। मतलब उपभोक्ता क्या हो गया? जो हम लोग सामान जो यूज कर रहे हैं इसका रक्षा करने के लिए क्या बनाया है? तो नियम बना है। विश्व में पहला जो सर्वप्रथम जो अमेरिका में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 15 मार्च 1963 को बना था। इसीलिए संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता दिवस क्या मनाते हैं? 15 मार्च को मनाते हैं। याद रखिएगा, 15 मार्च को क्या मनाते हैं? उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि जो इसी दिन जो है अमेरिका में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 1963 में। और प्रत्येक वर्ष में 15 मार्च को लगभग सभी देश में क्या मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी उपभोक्ता संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश एवं जो है नियम जो है मान्यता 9 अप्रैल 1885 को प्रदान किया गया। कब किया गया? 9 अप्रैल 1885 को जो ये नियम प्रदान कर दिया गया। देश में उपभोक्ता संरक्षण के प्रयास सर्वप्रथम चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, जिसको बोलते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, के द्वारा मद्रास में किए गए, जहां उन्होंने 1949 में उपभोक्ता हित के लिए संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करते हैं। और देश में प्रथम उपभोक्ता आंदोलन महाराष्ट्र 1904 में शुरू हुआ था। क्या हुआ था? 1904 में ही शुरू हो गया था। नोट, उपभोक्ता जो है, नोट में कहा गया है उपभोक्ता आंदोलन जो है व्यवस्थित रूप से 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ और भारत में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कानून जो 24 दिसंबर 1986 के पास हुआ। इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम अपने देश में? 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, क्योंकि संसद में जो है हमारा उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है कब पारित हुआ? 24 दिसंबर 1986 को। कब? आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे है, यह अधिनियम जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त समस्त देश में 15 अप्रैल 1987 को लागू हो गया। ये 24 दिसंबर 1986 को पास होता है और जो है 15 दिसंबर 1987 को पूरे देश में लागू होता है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। किसको? जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी देश में लागू हो जाता है, सभी जो राज्य में लागू हो जाता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कोई भी उपभोक्ता सेवा एवं वस्तुओं के में दोष जो होता है उसके विरुद्ध अपनी शिकायत के लिए उपभोक्ता न्यायालय में जा सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है। मान लिया जब हमने मैगी बनाया, मैगी में निकल रहा है बार बार कीड़ा मकोड़ा, तो हम किसको बोलेंगे? तो मैगी पर केस करेंगे और कहाँ जाएंगे? ऐसा हम साथियों इसलिए नहीं बोल रहे हैं, मैगी का उदाहरण ले रहे हैं, देखिएगा कहीं इस पर जो है ना कोई क्लेम ना हो जाए। तो कोई वस्तु मान लेते हैं, मैगी नहीं और कोई वस्तु मान लेते हैं, ठीक है। तो उसको जो हम जो है लेते हैं, उसमें कुछ दोष निकल गया तो हम कहाँ पर जा सकते हैं? तो उपभोक्ता न्यायालय में जा सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम जो है पहले सुने थे फेयर एंड हैंडसम क्रीम, ठीक है, फेयर हैंडसम की या फेयर हैंडसम क्रीम था, बोल रहा था 7 दिन में गोरा, एक काला आदमी ने लगाया, 7 दिन लगातार लगाया और काला से आदमी गोरा नहीं हुआ। तब से जो फेयर हैंडसम का प्रचार अभी तक हम नहीं देखे हैं, ऐसा कहानी हम किसी से सुने हैं। और वह कंपनी क्या हो गया? बैन हो गया। कंपनी अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा है, उस सब का प्रोडक्ट बैन हो गया है। तो क्या होता है? तो यही जो है बैन करवा देगा, ठीक है, न्यायालय में जाएगा, उसको क्या मिलेगा? न्याय मिल जाएगा। उपभोक्ता का अधिकार और आपका अधिकार क्या? आप उपभोग कर रहे हैं तो आपका क्या अधिकार है? तो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी, कौन? जॉन कैनेडी पहले व्यक्ति थे जिनको उपभोक्ता के अधिकार के सूचीबद्ध किया गया। किसको? जो पहला व्यक्ति था जो कि उसको उपभोक्ता के अधिकार की सूची किया गया था, सूचीबद्ध किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, जिसका नवीन संशोधन रूप क्या कहलाता है? उपभोक्ता। पहले 1986 था ना, अब उसका नया नाम क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं, नया नाम को निकल जा रहे बाबा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अब 2019 20 जुलाई 2020 से जो है लागू है। और क्या है में उपभोक्ता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य 8 अधिकार में पर्यावरण के अधिकार को छोड़कर से 7 अधिकार शामिल हैं। मात्र जो है पर्यावरण का अधिकार को छोड़कर आप जो है 7 को जो है आपका जो अधिकार शामिल है। जैसे हो गया सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, द राइट टू सेफ्टी और द प्रोटेस्ट, ठीक है, उपभोक्ता को ऐसी वस्तु जिसमें एवं सेवाओं में सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिनसे उसके शारीरिक एवं संपत्ति को हानि उत्पन्न होता है। तो ऐसे अगर आपको शारीरिक रूप से या संपत्ति रूप से आपको हानि हो रहा है तो आप जो है इस पर जो है एक्शन ले सकते हैं। चुनाव या फिर, ठीक है, चुनाव या पसंद का अधिकार, चुनने का अधिकार, ये चुनना, ठीक है, द राइट टू चॉइस, बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की, ये चुनाव वोट देने वाला नहीं साथियों, बाजार वाला, विभिन्न प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं में से किसी भी वस्तु का चुनाव कर सकता है। उपभोक्ता अपने इस अधिकार के अंतर्गत विभिन्न निर्माता और निर्मित विविध ब्रांड, किस्म, गुण, ठीक है, रंग, आकार तथा मूल्य वस्तु को किसी भी वस्तु को चुनाव करने में स्वतंत्र है। अब आप गए क्या खरीदने? आप गए मतलब मार्केट गए, आप गए कौन सा कंपनी का पोको का मोबाइल खरीदने और आपको दुकानदार ज़बरदस्ती सैमसंग का देगा तो आप जो है नहीं लीजिए, क्योंकि आपको अधिकार है पसंद और चुनने का, ठीक है। चलिए, सूचना पाने का अधिकार, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, आरटीआई जो आप करते हैं, आरटीआई क्या करते हैं? आरटीआई जो हमारा जो है रिजल्ट क्यों नहीं हुआ या फिर हम कैसे, हम मेरा यह हो गया, आरटीआई करते वही है सूचना पाने का अधिकार। तो उपभोक्ता के वे सभी आवश्यक सूचनाएं भी प्राप्त करने का अधिकार है जिनके आधार पर वह वस्तु या सेवा खरीदने का निर्णय कर सकें। यह सूचना वस्तु की किस्म, मात्रा, ठीक है, उपभोक्ता शुद्धता, प्रमाण, मूल्य आदि के संबंध में हो सकता है, ठीक है। सुनवाई, ठीक है, या फिर कहने का अधिकार, द राइट टू बी हर्ड, ठीक है, उपभोक्ता का ये अधिकार उसे अपनी बातें या शिकायत उचित मंचों पर करने, प्रस्तुत करने का अधिकार है। मतलब जो है उचित मंच जहाँ पर उसको अधिकार है कि मेरा यहाँ पर जो होना चाहिए तो वह कर सकता है। अगला है उपचार का अधिकार, आपको जो द राइट टू, क्या है, इंग्लिश छोड़ो, उपभोक्ता यह जो है अधिकार उसे अपनी शिकायत का उचित एवं न्यायपूर्ण उपचार या फिर समाधान करता है। इस उपभोक्ता से क्या है, उपभोक्ता को व्यवसायी से अनुचित व्यवहार अथवा अनिकता शोषण से मुक्ति मिल सकती है। उपचार का अधिकार मतलब क्या हो गया? तो उपभोक्ता का यह अधिकार जो है उसे शिकायत का उचित एवं न्यायपूर्ण उपचार या समाधान करता है। क्या मतलब? न्यायपूर्ण करेगा, ठीक है, और जो है इसका समाधान करेगा।
इस अधिकार को उपभोक्ता जो व्यवसाय के अनुचित व्यवहार अथवा जो अनैतिक शोषण से मुक्ति मिल, जो भी उसका व्यवहार है उसको मुक्ति मिल जाएगा। ठीक है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार क्या होता है? तो इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता को उन सब बातों की शिक्षा या जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो एक उपभोक्ता के लिए आवश्यक है। जो जैसे हम कुछ कर रहे हैं, सब जो जानकारी प्राप्त करने का हमको क्या अधिकार है, क्या है? हमको अधिकार है कि ये सब हमको जानकारी मिलना चाहिए कि क्या क्या मेरे लिए अधिकार है। अगला है मूल्य या फिर प्रतिफल का अधिकार, द राइट टू वैल्यू। ठीक है, कुछ कुछ जो है वर्ड जो अच्छे आते हैं जिसका इंग्लिश में जो है पढ़ता हूँ, और जो है खतरनाक आते हैं मैं उसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को जैसा लगे। ठीक है, द राइट टू वैल्यू, उपभोक्ता यह अपेक्षा जो है करने का अधिकार रखता है कि उसके द्वारा चुकाए गए धन का पूरा मूल्य मिल सके। ठीक है, जो भी धन दिया है तो उसका पूरा उसका मूल्य मिल सके, उसे व्यवसायिक द्वारा विक्रय के दौरान या विज्ञापन में किए गए वायदों तथा जगाई गई आशाओं को पूरा करने का अधिकार है। तो वही बोले 7 दिन में फेयर एंड हैंडसम वाला बात वही घूम के आता है। मतलब आपको जो है मूल्य का प्रतिफल अधिकार है कि आपने कहा था और ये नहीं हो रहा है तो आपको जो है इसके अतिरिक्त जो है आपको इसका अधिकार है कि आप उससे मांगिए। ठीक है, पूरा करवाइए। अगला उपभोक्ता वाद विवाद निवारण। अब आइए, अगर वाद विवाद हो जाएगा तो निवारण कहाँ होगा? तो उपभोक्ता विवाद जो है निवारण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत त्रिस्तरीय उपभोक्ता वाद विवाद निवारण अभिकरणों की स्थापना की व्यवस्था की गई। 2019 के तहत एग्जाम में क्वेश्चन यही से उठाकर पटक देता है क्वेश्चन। ठीक है, पहला जिला में, दूसरा राज्य में और तीसरा राष्ट्र में। ठीक है, जिला उपभोक्ता विवाद मंच जो है 1 करोड़ तक जो आप जिला में जो है ले सकते हैं फैसला। ठीक है, राज्य की बात करें तो ये 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक एकदम जिला में आप कर सकते हैं, और राष्ट्र की बात करें तो 10 करोड़ से अधिक। ठीक है, 10 करोड़ आप लगाए हैं तो आप जो है राष्ट्र के लेवल से जो आपका जो है वाद विवाद कर सकते हैं। अब आइए उपभोक्ता इंटरनेशनल। तो 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कुछ दिशा निर्देश अपनाया। इनकी सुरक्षा हेतु इस संस्था का गठन किया गया जो वर्तमान में 100 से अधिक देशों में 200 से अधिक संस्थाओं पर संरक्षण है। इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल से जो है 1985 में अपनाया था। ठीक है, ये 100 से अधिक देशों में और 200 से अधिक जो संस्थाओं में जो मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और टाइम क्या हुआ है आपका जो 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट का यह क्लास मात्र चला। और काय के साथियों यहाँ पर ज़्यादा लोड देंगे तो ये क्या है, आपका एक तरह से साइंस का सब्जेक्ट है और साइंस को जैसे समझना पड़ता है, उसके बाद आपको यादें रह जाएगा। ठीक है, ये सभी। अगला हम पढ़ेंगे क्या, राष्ट्र आय। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्र आय। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम।